हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीआईपी क्लासेज में। आज अपन 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का वो देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या है ये, इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अभी इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ने से पहले जो हमारी बुक्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फिजिक्स की 2 बुक्स हैं आपकी, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट बुक है वो सारी की सारी बुक जो है ना वो चलेगी आपकी विद्युत चुंबकत्व पे चलेगी, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इस पे बेस्ड है, सारी फर्स्ट बुक जो है इसी पे बेस्ड है। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसको एक हो गया आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको बोलेंगे स्थिर स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और उसको बोला जाएगा चल इलेक्ट्रोडायनेमिक को बोलेंगे बिजली गति विज्ञान, ठीक है ना। ये आ गया आपका और इसको बोलेंगे बिजली गति विज्ञान। ये 2 पार्ट्स हो गए। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स और हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स और हैं। ये आपके 2 चैप्टर तक इसी बेस्ड पर फिजिक्स चलने वाली है। फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है ना वो दोनों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी पे चलने वाले हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। तो स्थिर होगा यहाँ पे चार्ज, क्या स्थिर होगा? विद्युत आवेश यहाँ पे स्थिर होगा और उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके स्थिर आवेश के अंदर स्थिर वैद्युतिकी के दो, स्थिर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ चार्ज। रेस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहां पे इसका मतलब है रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश, ये जो 2 चैप्टर हैं आपके, एक तो हो गया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा जो चैप्टर रहेगा विभव विभवांतर, ठीक है ना, जो सेकेंड चैप्टर है इसी बुक का। तो इसके अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं चीजें, उसके अंदर अपना आवेश है ना अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, ये कहीं पे भी चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अपने जो मेन चीज है ना, तो ये आवेश पे चलने वाली है और आवेश लगभग पूरी किताब को कवर करेगा ये। चलिए आगे देखते हैं आवेश क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? आप पदार्थ पढ़ते हो, पदार्थ के 2 मूलभूत गुण होते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लासों के अंदर आपने बहुत सारी चीज बार पढ़ा होगा इसको। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आवेश। द्रव्यमान को आप 11th क्लास में पढ़ करके आए हो। द्रव्यमान किसको कहते हैं आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो एक छोटी सी उदाहरण ले लो। वो वस्तु जिसका कुछ भार होता हो, है ना, जिसका कोई वजन है और कोई जगह घेरती है, ठीक है, वो द्रव्यमान है वस्तु का, ठीक है। और इसी तरह से आवेश, ये पदार्थ के 2 गुण होते हैं। अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं आवेश को। आवेश क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सन 600 ईस्वी की बात है ये। थेलस नाम का एक शख्स हुआ था साहब, थेलस।
भेड़ देखी ना आप सभी ने, भेड़, भेड़ की जो खाल होती है ना, तो पहले टाइम के अंदर क्या है कि आपको पता है कि पहले टाइम के अंदर ज़्यादातर ये आदि मानव में 600 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है ना। और उस वक्त में इतने कपड़े वगैरह और नहीं चलते थे, जंगलों के अंदर तो मान लो कि पत्ते वगैरह और इसी से काम चलाते थे। तो इनके भी भाई साहब की कोई खाल वगैरह ओढ़ी हुई थी होगी, ठीक है, जिसको फर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये भेड़ की खाल होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये, तो सर्दी के मौसम के अंदर इन्होंने ओढ़ रखी होगी। तो पहले जैसे कि दो पत्थर को रगड़ने के पश्चात में चिंगारी उत्पन्न की थी, विद्युत उत्पन्न की थी, आग जलाई थी, उसी तरह से इनके हाथ में एक तो थेलस भाई साहब के हाथ में एक तो था ऊन की खाल थी, और एक जेम्स था, ठीक है ना, एक तो था फर, फर बोलेंगे इसको, एक तो था फर, और इसके अलावा इनके पास में एक अंबर का टुकड़ा था, जिसको अंबर, फर और अंबर दो चीज़ें थी। इन्होंने क्या किया, इस फर पे अंबर को रगड़ा, अंबर को घिसा। अब अंबर क्या होता है आपको बता दूं, आप अंगूठियों के अंदर जो पत्थर पहने जाते हैं ना, नगीने वगैरह, और ठीक है ना, उस टाइप का कोई चीज़ होती है, पत्थर टाइप का, ठीक है ना, तो वही है, ये पत्थर ही है, जेम्स जिसको बोलते हैं। तो वो ये अंबर था और उसको फर के ऊपर रगड़ा इन्होंने। जब इसको रगड़ा ना फर के ऊपर, अब जेम जो था ना वो हो गया आवेशित, और यहाँ से इन्होंने इसका आवेश का आविष्कार किया है। अब आवेश क्या है इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे कि आवेश कहते किसको हैं। आवेश वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, देखा जाए तो देखो आवेश क्या है, वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। जब तक उसमें आवेश उत्पन्न होगा वस्तु में, तभी वो वस्तु किसी काम की है। जब तक उस वस्तु में आवेश नहीं है तो वो वस्तु उदासीन रहेगी, ठीक है ना, कोई काम की नहीं है, मतलब वो उदासीन है वस्तु। जिस भी वस्तु के अंदर अगर आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो वो वस्तु उदासीन है। ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है, काम की है, लेकिन वो वस्तु उदासीन है। लेकिन ये वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है आवेश। किसी वस्तु का, इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु का वे गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, वे आवेश है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आवेश के बारे में अगर अपन देखें तो आवेश क्या है, मान लो कि कोई चुंबक है आपके हाथ में, ठीक है, आप चुंबक को लोहे के पास में लेकर गए, जो चुंबक उसको लोहे को अपनी ओर खींच रही है, लोहा हल्का है मान लीजिए, वो चुंबक अपनी ओर उसको खींच रही है, ठीक है ना। जैसे ही उसने अपनी ओर उस लोहे को खींचा, चुंबक के पास में आ गया लोहा, तो ये क्या है, आवेश है चुंबक के अंदर, और चुंबक इसको आकर्षित कर रही है अपनी ओर। समझ रहे हो ना बात को। इसी तरह से कभी कभी सूखे बालों के अंदर कंघी करते हैं, ट्रेंड चलता है ये तो अभी तो, है ना, बालों के अंदर तेल वगैरह लगाते नहीं है तो सूखे बाल रखते हैं, सूखे बालों के अंदर कंघी करते हैं। तो कंघी करने के पश्चात अपन देखते हैं कि कई बार बाल खड़े हो जाते हैं ना, या फिर आपने क्लास के अंदर तो ये बहुत सारी चीज़ें की होगी कि पेन लिया और पेन को पीछे रब किया है, बालों पे अच्छे से रब किया और छोटी छोटी गोलियां बना दी आपने कागज़ की। वो कागज़ की गोलियों के पास में आप पेन को लेकर के जाते हो, तो पेन से जो कागज़ की गोलियां बना करके रखी थी हल्की हल्की आपने, वो पेन पे चिपक जाती है। आप ये घर पे भी करके देख सकते हो। अगर आप जब तक इसको रगड़ोगे नहीं पेन को, या स्केल ले लो या पेन ले लो, कुछ भी ले लो, जब तक आप इसको बालों पे नहीं रगड़ोगे तब तक ये आवेशित नहीं होगा। आवेश किसके अंदर है, बालों के अंदर है, जो किस में आ रहा है, पेन के अंदर आ रहा है। जब इस पेन के अंदर आवेश आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, छोटी छोटी वो जो आपने गोलियां बनाई है कागज़ की, उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो खींचने का गुण है ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है। दो चुंबक के समान ध्रुवों को आपस के अंदर जब आप टकराते हो ना, है ना, जब वो एक दूसरे से चिपकते नहीं तो आप जोर लगाते हो, तो फिर वो अपना आप मुड़ करके, मतलब अगर आपने कम जोर लगाया तो वो आवेश का दूसरा ध्रुव एक दूसरे की तरफ से मुड़ करके उधर चिपक जाता है। तो ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो ये धकेलने वाला गुण क्या है, इसके अंदर आवेश है,
तभी एक दूसरे को धकेल पा रहे हैं। तो यहाँ से आप आवेश को अच्छे से समझ गए होंगे। जो आवेश जो है इसके अंदर क्या होता है, ये मूलभूत गुण है वस्तु का, और इसी की वजह से वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है वस्तुओं के अंदर। अब ये तो अपन को पता चल गया भाई आवेश ये चीज़ है। अब आवेश राशि किस प्रकार की है, सदिश और अदिश दो राशियां होती है। तो ये एक अदिश राशि है। इसका प्रतीक जिसको दर्शाने का निशान जो है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक अगर अपन देखते हैं, जो आवेश है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है ना। एम्पियर इनटू सेकंड के हिसाब से अगर अपन इसको निकालते हैं तो इसका मात्रक होता है कूलाम। अब ये एम्पियर इनटू सेकंड क्या है, ये आपने 10th क्लास के अंदर एक धारा का सूत्र पढ़ा होगा। धारा का सूत्र तो आप सभी पढ़ करके आते हो ना। धारा बराबर आवेश बटा समय, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। अब यहाँ पे धारा क्या है, ये है आई क्यू और ये टी। आई बराबर क्यू बटा टी। यहाँ से अपने क्या मिल रहा है अपन को, आवेश का सूत्र मिल रहा है। क्यू इस साइड में आ गया आपका और यहाँ बन गया आई इंटू टी। एम्पियर मात्रक है, ठीक है ना, धारा का। एम्पियर इंटू समय, समय मात्रक है सेकंड का। तो आपके पास में एम्पियर इंटू सेकेंड जो मिलकर के बन रहा है ये कूलाम है, ठीक है ना। ये इसका मात्रक है। किसका मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है इसका, कूलाम है। एसआई मात्रक के अलावा भी और भी मात्रक होते हैं इसके, जैसे कि सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम रहता है इसका, और ईएमयू जिसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक, ईएमयू विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक रहता है एक कूलाम, ये बराबर रहता है 1/10 EMU के। एक कूलाम जो रहेगा ना, ये कूलाम स्टैंड कूलाम जो है ये इसके 1/10 के EMU के बराबर में रहता है। और जो सबसे बड़ा मात्रक है कूलाम का, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा कूलाम का मात्रक क्या है, तो ये फेराडे है, ठीक है ना। इसको F के द्वारा दर्शाते हैं और एक F का मान होता है 96,500 कूलाम के बराबर। 96,500 कूलाम होते हैं ना, उसके बराबर में एक कूलाम का मात्रक होता है। इसके अलावा कुछ और मात्रक हैं वो भी देख लेते हैं अपन साथ में इसी के। एक होता है म्यू, ठीक है ना। एक म्यू, ठीक है ना। एक म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 के। एक म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम के। अब देखो यहाँ पे जो म्यू का मान है, हमेशा एक म्यू का मान 10⁻⁻6 ही होगा। कहीं पे भी अगर इसका मान आएगा ना, यहाँ पे चलो अभी ये कूलाम आ रहा है, ठीक है ना, अभी इसका जो मात्रक अपन आवेश का पढ़ रहे हैं तो ये कूलाम आ रहा है यहाँ पे। इसकी जगह अगर कुछ भी होता ना तो म्यू का मान यहाँ पे सेम रहेगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रख लेना आराम से। दूसरा इसको लिखते हैं एक n बराबर 10⁻⁹ कूलाम। ये एक नैनो है, n इसको नैनो को बोला जाएगा। और एक pc बराबर, pc बोलेंगे पिको को, pc क्या है यहाँ पर, पिको है, और ये है 10⁻12 कूलाम। ये कुछ आवेश के मात्रक है, ठीक है ना। एक मिली का भी ले लो, 1 मिली होता है 10⁻³ कूलाम के बराबर, ठीक है। तो ये सारे कुछ मात्रक हैं जो एक्स्ट्रा के अंदर भी बता दिए और जो स्टैंडर्ड मात्रक हैं वो भी आपको बता दिए हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आवेश की संकल्पना। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की तरफ। अपन आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना को समझने के लिए अपन को थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि देखिए, एक तो होता है NaCl, ठीक है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें
तो ये बन गया आपका Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन बन गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो है 11 मिलते हैं और प्रोटॉन जो हैं ये भी 11 मिलते हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों 11-11 हैं। जब प्लस और माइनस दोनों ही 11 होंगे तो फिर क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों 11 होने पर ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन दोनों ही 11-11 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये बन गया उदासीन। आपको पता है ये बात अच्छे से, ये उदासीन हो गया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टिकता नहीं है। अब यहाँ पे वो अष्टक वाला फॉर्मूला हो गया, या फिर ऐसे कह दीजिए कि ये अपना अष्टक पूर्ण करता है, ठीक है ना। अपन बोल रहे हैं फिजिक्स, इसके अंदर ये अष्टक पूर्ण करता है। ये अपना एक अष्टक के अंदर जो इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 2 और 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगेगा, 2 और 8। अब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब अगर इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन मिले तब ये अपना अष्टक पूर्ण करें, या फिर ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तब अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल है। तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान लगता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को भाई साहब दान कर देते हैं। अब कहते चल मैंने तेरे को मुक्त कर दिया। जैसे ये इसको मुक्त करता है ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन बच गए टोटल में 10 और प्रोटॉन हो गए 11। किसके हैं, प्लस के। प्रोटॉन को P प्लस के द्वारा दर्शा रहे हैं ना। अब यहाँ पे P हो गया 11, यानी कि एक एक्स्ट्रा मिल गया। इसने दान किया, प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही दान कर रहा है ये, दान करने वाला क्या होता है, जिसके पास में ज़्यादा होता है वही तो दान करता है ना यार, है ना। तो इसके पास में ज़्यादा है, धनी आदमी है भाई साहब ये, है ना। सोडियम धनी आदमी है, तो इसने दान कर दिया। दान करने के पश्चात इसके पास में अभी प्लस में है, फिर भी दान करने वाला फिर भी प्लस में ही रहेगा। अब इसने दान किया है तो यहाँ पे Na प्लस बन जाएगा इसका। देखिए Na प्लस, ये Na प्लस इसका बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद में ये अपना अष्टक पूर्ण करता है। 2 और 8 के फॉर्मूले पे आता है ये। तो जैसे ही अपना अष्टक पूर्ण करता है तो ये Na प्लस बन जाता है। अब Na प्लस बन गया तब अब क्या होगा, ये वस्तु को अपनी ओर खींच पाएगा। या तो उदासीन तो कुछ काम का ही नहीं है ना यार। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या घटाएंगे तभी तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा। या तो ये किसी को आवेश दे दे। मान लीजिए कि जो आपके पास में एक कांच की छड़ है, ठीक है ना, और आपके पास में एक कपड़ा लेकर के आते हो। आप कोई भी कपड़ा लेते हो, रेशमी कपड़ा ले लेते हो आप, ठीक है ना, जैसे किताब वाले लिखते हैं NCERT वाले। अब वो रेशमी कपड़े के ऊपर आप क्या करते हो, कांच की छड़ को रगड़ते हो। कांच की छड़ को आपने ऐसा मान लो कि ऐसी गोल छड़ है आपके पास में, कांच की है वो, अब उसको रगड़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रगड़ने के बाद में आप इसको किसी कागज़ के टुकड़ों के पास में लेकर के गए इस छड़ को, तो क्या होगा, कागज़ के टुकड़े इसके चिपक जाएंगे। क्यों चिपक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आया है। कहाँ से लेकर के आया है, इससे जो आपके पास में कपड़ा है, रेशमी कपड़ा जो है, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन घट गए, लेकिन क्या है, ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। अब इसके अंदर आवेश उत्पन्न हुए। आवेश उत्पन्न होने की वजह से ये क्या कर रहा है, आपस में जो कागज के टुकड़े उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यही फॉर्मूला है। जब तक इसके अंदर N और P यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे तब तक तो ये कुछ काम का नहीं है, उदासीन है, ये आराम से बैठा है आलसी की तरह, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर दोनों में से कोई भी एक घटता है या बढ़ता है, जैसे ये घटेंगे बढ़ेंगे तो फिर ये प्लस या माइनस के साइन के साथ में आगे बढ़ता है। अब देखो ऐसे ही क्लोरीन को ले लो आप। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को अगर आप देखते हो, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, क्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 17, और इसी प्रकार से प्रोटॉन मिलेंगे, ये भी 17। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने मिलते हैं दोनों में, 17-17 मिलते हैं।
अब देखो, इसके लिए अगर अपन अष्टक पूर्ण करने की बात करते हैं तो इसका 2, 8 और 7 बन रहा है भैया, 2, 10 और 7 बच गया फिर। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके पास में अभी तो ये उदासीन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, लेकिन ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। अब इतना तो दानी है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन को आदमी एक साथ में छोड़ दें। ये तो क्या सोचेगा कि अपने पास में एक ही तो कम पड़ रहा है ना यार, कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो जिसके पास में ज़्यादा कम पड़ते हैं ना वो तो चलो छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे एक ही कम पड़ रहा है तो ये एक जुगाड़ करके अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन कैसे खींच लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे इसके 18। एक इलेक्ट्रॉन को ये कहीं से उठा के लेके आ गए भाई साहब, है ना। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन जो हैं वो हैं 17। बात समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है इसके पास में 17। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक अधिक हो गया। चार्ज क्या आएगा? ये ऋणी है, इसने उधार लेकर के आया है, ये बाहर से लेकर के आया है ना। ये बाहर से लेकर के आया है इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर से लाने वाला क्या है? ये तो वापस अगर इसको मान लो कि जो किसी से कोई चीज़ लेकर के आते हैं तो उस पर क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। तो ये बाहर से लेकर के आया है इलेक्ट्रॉन को तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आएगा। इस प्रकार से आवेश की संकल्पना को आप समझ सकते हो। आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। मेन बात यह है, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। अब मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से किस तरह से आवेश की संकल्पना दी जा रही है। अगर उस पर अगर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ठीक है ना, उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, वो कहलाएगा धनावेश। क्या कहलाएगा? ये धन आवेश। दान करने वाला हमेशा धनावेश कहलाता है। धनावेशित हो गया ना ये, और ये हो गया ऋणावेशित, इसको कहेंगे ऋणावेश। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई वस्तु, तो वहां पे धनावेश आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते हैं तो वहां पे ऋणावेश आएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चार्ज ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर आपको बोल दिया जाए, एक छोटा सा डाउट रहता है बच्चों के मन में, सर चलो इलेक्ट्रॉन की दोनों बार क्यों फंसा रहे हो हमेशा? इधर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उधर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। भाई प्रोटॉन का भी तो कुछ ना कुछ करो ना, प्रोटॉन का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा। अब प्रोटॉन क्यों नहीं छोड़ रहा है? प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हो। तो प्रोटॉन इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत बंध के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक भी होता है। इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, यानी कि भारी ज़्यादा होता है। इसका वजन ज़्यादा है, किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इसका वजन ज़्यादा होता है। और इस पे जो बल लगता है ना, वो बहुत तेज बल लगता है, बहुत मजबूत बल लगता है, जिसको नाभिकीय बल बोला जाता है। ये नाभिकीय बल के द्वारा बंधा रहता है प्रोटॉन। नाभिकीय बंध से जुड़ा रहता है प्रोटॉन। नाभिकीय बंध बहुत मजबूत होता है। आप चाहो ना एक बार गूगल पे सर्च वगैरह इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हो। लेकिन ये नाभिकीय बंध के जरिए से जब ये जुड़ा रहता है तो इसको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये अलग नहीं होता है। इसीलिए जो आवेश की संकल्पना है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, इसको प्रोटॉन के आधार पर नहीं देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ चार्ज या आवेश के प्रकार।
टाइप ऑफ चार्ज देखोगे आप, आवेशों के प्रकार, ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। अभी भी आपको मैंने बताया था, ये सारी की सारी चीज़ें ना वही प्रकार है इनके। ये दो प्रकार के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश वही है जिसपे जो दान करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसपे प्लस में आएगा वो कहलाएगा धनावेश, और जिसपे इलेक्ट्रॉन माइनस में आएगा वो कहलाएगा ऋणावेश। ये दो प्रकार के चार्ज रहेंगे आवेश के ऊपर, ठीक है। और हमेशा एक ही जाति के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक ही जाति के यानी कि धनावेश धनावेश एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और सजातीय एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और विपरीत जाति के जो प्लस और माइनस होंगे वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे कि वो चुंबक वाला उदाहरण मैंने आपको बताया था, दो चुंबक के सिरे लिए आपने चुंबक को आपने मिलाने की कोशिश करते हो, जैसे आप उसको मिलाते हो तो मिलाने के ऊपर क्या होगा आपको, अगर मान लो कि दोनों सिरे एक समान है, दोनों ध्रुव एक समान है, प्लस प्लस के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दूर फेंकेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ध्रुव अगर समान हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इसी तरह से कि अगर अलग अलग ध्रुव हैं, अलग अलग हैं, चार्ज ऑफ टाइप अलग अलग है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास पास जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट